उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य का है 2024 और 25 बजट। सरकार ने पेश किया करीब 89,000 करोड़ का बजट। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में पेश किया बजट। सीएम धामी ने बजट को बताया संतुलित और विकास मुखी। कहा बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए रखा गया विशेष प्रावधान। बजट में वेतन भत्तों और मजदूरी पर ज्यादा फोकस। 22.63% इसी मद में होगा खर्च। स्वयं के कर राजस्व में 25.24 करोड़ की आय। प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। माइंड पावर यूनिवर्सिटी, भीमताल, डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना। आज से शुरू हुई उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हुए शामिल। 16 मार्च 2024 तक परीक्षाएं होंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख नजर आए। सपा उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही कहा है कि सदन में नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा राष्ट्रपति के देहरादून दौरे के दौरान उनके काफिले से 300 मीटर की दूरी पर हुई करोड़ों की डकैती के मामले उठाएंगे और इसके अलावा कई अन्य मामलों को लेकर सदन में मुद्दे उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन को बिना किसी व्यवधान के चलाने की बात कही। सदन व्यवस्थित रूप से चले, व्यवधान पैदा न हो, हमारा प्रयास यही रहता है। हम सकारात्मक पहल करना चाहते हैं और हमने की भी है। आज प्रश्नकाल है और निश्चित रूप से हम काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे, जिसमें प्रदेश का जो ध्वस्त होती हुई लचर कानून व्यवस्था है, बदहाल हाल है उसके लिए कि महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में होते हैं और उनके काफिले से 300 मीटर दूर डकैती हो जाती है। ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे मामले हैं। कानून व्यवस्था के प्रदेश में जो चरमरा गई है, उसके साथ ही बजट की बात करें तो अब तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। बजट सरकार युवाओं के लिए बजट में क्या लाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा सड़कों पर है। अब बजट में युवाओं के लिए क्या लाते हैं। और महंगाई। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में करीब 89 करोड़ 230 करोड़ रुपए का बजट ये पेश किया गया और इसके अलावा राजस्व प्राप्ति का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें से 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया जा रहा है। पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया और 2024 और 25 में महिलाओं के विकास पर करीब 14,538 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में आईटीसी लैब के निर्माण की योजना भी बजट में पेश की गई और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। कहना था कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा। उस मूल मंत्र के साथ हमने इस बजट में गरीब को, युवा को, अन्नदाता को, किसान को, इनको समर्पित ये समावेशी समग्र बजट हमने प्रस्तुत किया है। और आप जानेंगे कि हमारी सरकार ने इसमें गरीब कल्याण के लिए लगभग 5658 करोड़ का प्रावधान किया है।
बढ़ते आगे, अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में महिला सेना पुलिस हवलदार, सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही, फार्मा नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट पशु चिकित्सा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 22 मार्च तक युवा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बात की जानकारी देते हुए आरओ लैंसडाउन कर्नल परितोष मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष भी भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कई नए उपाय शामिल किए गए हैं। उन्होंने युवाओं को अग्निवीर योजना में चलाए जा रहे भ्रम से दूर रहने की सलाह दी और बताया कि यह स्कीम बहुत पॉपुलर है और इस स्कीम को और बेहतर बनाने के लिए आगे और सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। परितोष ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत सरल प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवार सेना भर्ती में शामिल हो सकते हैं और युवाओं को भर्ती होने के लिए किसी भी झांसे में नहीं आने की सलाह देते हुए कहा कि सेना में जाने की तैयारी कर रहा व्यक्ति ही अपनी मेहनत के बदौलत आर्मी में भर्ती हो सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में युवाओं की तुलना में महिलाओं का रुझान अग्निवीर योजना में देखने को मिल रहा है। पर मैं आपको इतना बता दूं कि ये स्कीम बहुत पॉपुलर हो रही है। पहले इसके बारे में जो भी मिसगिविंग थी, पर अभी स्कीम बहुत पॉपुलर, बहुत इनकरेजिंग ट्रेंड्स हमें यूथ की तरफ से मिल रहे हैं। भर्ती को लेकर के युवा में क्या कुछ किया जा रहा है? ओके, मैं इसके बारे में अभी आपको क्लियर सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को मैं एक बार मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूँ कि सिस्टम इतना सजल है, इतना सक्षम है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि वो आपकी भर्ती करा सकता है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। विकासनगर में उत्तराखंड परिषदीय परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और पहले दिन इंटरमीडिएट के हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आए। वहीं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चली इस परीक्षा के बाद परीक्षा केंद्रों से निकले छात्र छात्राएं क्वेश्चन पेपर लेकर चर्चा करते हुए नजर आए और इस दौरान छात्र छात्राओं का ये भी कहना था कि आज का प्रश्न पत्र काफी अच्छा रहा। जिस तरह से उनके शिक्षकों ने तैयारी करवाई उसके आधार पर उन्होंने भी तैयारी की और प्रश्न पत्र को हल करने में मदद मिली। हिंदी का पेपर था वो हमारा बहुत अच्छा गया है और आगे भी हम बहुत मेहनत करेंगे इसीलिए आगे जो पेपर हमारे अच्छे जाए। तो जो तैयारी की थी उसी हिसाब से पेपर आया कुछ? हाँ, जैसे सर ने हमारी तैयारी की थी उसी हिसाब से पेपर आया, हमारा बहुत अच्छा पेपर आया। हमारा आज हिंदी का एग्जाम था और हमारा फर्स्ट एग्जाम था, बहुत अच्छा गया है। जो हमें मतलब जो हमारे सर ने हमें पढ़ाया था हमारा वही आया था और ये बहुत अच्छा गया था। बढ़ते आगे, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत आज से हो चुकी है। छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बच्चों का ये भी कहना था कि हिंदी का पेपर उनकी उम्मीद से बेहतर आया और हालांकि आने वाले विषयों को लेकर पेपर जो बच्चों में टेंशन दिखाई दे रही थी, बच्चों का ये भी कहना रहा कि पेपर के बीच में तैयारी करने का समय कम था और इसके बावजूद वो पूरी तरह से तैयार हैं और पहले दिन हिंदी का पेपर उनकी अपेक्षा से ज़्यादा ही अच्छा आया। इस बार 10वीं और 12वीं में कुल करीब 21,354 परीक्षार्थी शामिल रहे। 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च को खत्म होंगी। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि बोर्ड के नियमों के अनुसार सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए और परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई। साथ ही पर्याप्त फोर्स भी तैनात की गई। सभी जगह पहली पाली के पेपर शांतिपूर्वक संपन्न। हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया। आज का तो पहला पेपर था, हिंदी का अच्छा ही जाता है। बाकी दूसरे पेपर्स के बहुत टेंशन है क्योंकि गैप बहुत कम मिला हुआ है। और किस तरह की तैयारी थी आप लोगों की? और तैयारी तो अच्छी खासी थी बट थोड़ा टाइम का थोड़ा वो हो रहा था, एवरेज टाइम मिलना कम हो रहा था क्योंकि हर चीज़ था, स्कूल का था, बाकी पढ़ाई वगैरह थी, बाकी अपना मैनेज कर ही लिया था अपना। हिंदी का पेपर था और पेपर बहुत अच्छा रहा। किस तरह की तैयारी करी थी और विषय के कैसे अब आगे टेंशन होगी? तैयारी तो अच्छी करी थी पर पेपर उससे भी अच्छा आया और विषयों की टेंशन तो है क्योंकि गैप तो ज़्यादा मिला है पर टफ है थोड़ा, तो इसलिए टेंशन हो रही है। हाँ, पेपर बहुत अच्छा रहा हमारा, जैसा सोचा था वैसे ही आया था और काफ़ी अच्छा रहा। और आगे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पेपर अभी टफ है आगे? हाँ, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मतलब हमारी। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और परीक्षा के मद्देनज़र जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है
आज जो परीक्षाएं हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो रही हैं और शाम की पाली में भी जो है उनको देखा जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, धारा 144 लगाई गई है और जो भी सुरक्षा के इंतजाम बोर्ड द्वारा मांगे गए थे वो दिए जा रहे हैं। उधर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल के बलिया नाला में 173 करोड़ से अधिक लागत से चल रहे ट्रीटमेंट कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सिंचाई सहित करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। कमिश्नर कुमाऊं ने कहा कि बलिया नाले में हो रहे भू कटाव के जो स्लोप हैं उन्हें ठीक करने के साथ ही पर्यटन की संभावनाओं के मद्देनजर कार्य करें। आपको बता दें कि नैनीताल के बलिया नाले में 80 के दशक से क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन के अस्थायी समाधान को लेकर राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए उसके उपचार के लिए करीब 173 करोड़ का बजट जारी किया ताकि नैनीताल की बुनियादी कही जाने वाली बलिया नाले में हो रहे भूस्खलन का उपचार हो सके। काम है जिसमें काफ़ी समय से प्रिपरेशन चल रही थी और बलिया नाला में जो स्लोप एक तरह से जिसमें इरोजन हो चुका है पिछले कई वर्षों में, इसके स्टेबिलाइजेशन का काम है कि इसको कैसे स्टेबल किया जाए, इसकी रोकथाम की जाए और आगे और कटाव ना हो सके। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट इस काम को कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच बीजेपी के देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, साथ में ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल रहे। इससे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसमें कार्यकर्ताओं को दिए चुनाव संबंधी कार्यों की समीक्षा की जाएगी और कार्यकर्ताओं को दिए गए दायित्वों में चुनाव तक की तिथि वार जो कार्यक्रम है वो दिए जाएंगे। इसमें प्रचार प्रसार, घोषणा पत्र, साहित्य के विषयों को लेकर भी बैठक की गई। बताया कि इन सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए जो भी साधन होंगे, आवश्यकता होगी, उन पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। बढ़ते आगे, रामनगर में पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम पूछड़ी में मुक्त कार्यक्रम के तहत पशुओं में होने वाली खुर पका और मुंह पका और लिम्पी स्किन डिजीज बीमारी की रोकथाम को लेकर वृहद टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DC जोशी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजीव द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DC जोशी ने बताया कि नैनीताल जनपद में 2 लाख पशुओं का खुर पका और मुंह पका और 1,60,000 गौवंशीय पशुओं में लिम्फी स्किन डिजीज का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है और बताया कि अभियान में 28 पशु चिकित्सा अधिकारी और 82 पशुधन प्रसार अधिकारियों को लगाया गया है। टीमें घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के साथ ही सभी से सहयोग की अपील की गई। पूरे प्रदेश में आज से मुंह पका रोग और लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। जनपद नैनीताल में हमारा लक्ष्य है कि हम 2 लाख पशुओं में हमने खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण करना है और गौवंशी पशु जितने भी हैं लगभग 1,60,000 के आसपास जिनकी संख्या है, उनमें हमने लंपी स्किन डिजीज का टीकाकरण कार्य प्रारंभ करना है। बढ़ते आगे, खबर विकासनगर से है, जहां पर करीब 1.5 साल से गांव की पुलिया टूटी हुई है और इसके कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं ग्रामीण। गुस्सा फूट पड़ा ग्रामीणों का। शासन और प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि करीब आधा दर्जन गांव को जोड़ने वाली इस पुलिया के धराशायी हो जाने से यहां रहने वाले हजारों लोगों को रोजाना काफी दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। 90 के दशक में बनी इस पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने से उन्हें स्कूली बच्चों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण यहां कई हादसे भी हो चुके हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग जो है लगातार आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त जी के द्वारा ONGC के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन यहाँ उस समय
में पुल का निर्माण हुआ था, हमारे गांव में केवल बैलगाड़ियां ही थी, ट्रैक्टर भी नहीं था। उस दृष्टिकोण से पुल उसी स्ट्रेंथ का बना था, लेकिन उसके पश्चात जो है लोग ट्रैक्टर, ट्रक, बड़े बड़े वाहन जो है यहाँ से जो 20-20 हजार ईंट लेकर के यहाँ से निकल रहे, उससे ये पुल डैमेज हुआ। और मैं इस पुल से तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इस पुल ने तो मेरी 1-2 बार की मेरी गाड़ियां भी तोड़ दी हैं। एक निम्न प्रकार का व्यक्ति अपनी गाड़ियां, मोटर नहीं बना सकता भाई। हम इतने बड़े लोग नहीं हैं। आप डेली के डेली यहाँ पर आओ कि फिर पुल का निर्माण हो गया है, कभी भी किसी से भी पूछना नहीं कब होएगा, बोला आज नहीं तो कल, अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते। 1 साल 8 महीने हो गए इस पुल को। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, खबरों का रुख करें। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में जीत हुई है बीजेपी की, और बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी, और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी, इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। 1 साल में ही विधायक छोड़ करके चले गए, आप कल्पना करिए। जय जय श्री राम। आइए उस पर विचार करेंगे। तो बीजेपी में जश्न का माहौल। हिमाचल प्रदेश से एक सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर हिमाचल का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग हुई है। बीजेपी की जीत, जश्न का माहौल और खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो बीजेपी के हर्ष महाजन को जीत हासिल हुई। बढ़ते आगे, रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की है। हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि बीती 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरह पत्थरबाजी और आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई। कई लोग घायल हुए। पुलिसकर्मी आज भी उस मंजर को भुला नहीं पा रहे हैं, सहमे हुए हैं। और इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि सुनियोजित रूप से महिला पुलिसकर्मियों और नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों को टारगेट बनाकर हमला कर हिंसा फैलाना, आगजनी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की से खबर। रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस ने भगवानपुर में नकली दवाइयां बेचकर अर्जित की गई नकली दवाइयों के गिरोह के गैंग लीडर विशाल और गिरोह के सदस्य पंकज की करीब 450 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया है, जिसमें फैक्ट्री, मकान, कृषि भूमि और
शामिल हैं। आपको बता दें कि अवैध कार्यों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब सख्त होती हुई नजर आ रही है और नकली दवाइयां बेचकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले गिरोह के गैंग लीडर विशाल और पंकज नाम के गिरोह के सदस्य के करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया गया है, जिसमें फैक्ट्री, मकान, कृषि शामिल है। भगवानपुर थाने में दर्ज NDPS एक्ट के तहत और जो इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विशाल और पंकज, इनके विरुद्ध जो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई, करीब 4.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी कल इनकी सीज की गई है। और इसी तरीके के जो कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन ले रहे हैं और आगे और भी लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है उसकी हम लोग प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की है। उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में नियम 310 में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और सदन की कार्यवाही रोक पर चर्चा कराई जाने की मांग की। हालांकि नियम 58 के तहत इस पर चर्चा हुई। पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने सरकार पर मनमानी तरीके से सदन को चलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के साथ ही सदन को जल्दबाजी में चला रही है। सरकार मनमाने तरीके से सदन चलाना चाहती है। कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, हम समझते हैं कि सरकार उस पर 2 दिन चर्चा कराएगी और तत्पश्चात जो है बजट जो है ले करेगी, लेकिन सरकार जल्दबाजी में है क्योंकि प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसका जवाब देने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित है। इसलिए एन प्रकरण जो है सत्र को जो है जल्दी जो है समाप्त करना चाहती है। हम आज कानून व्यवस्था का मुद्दा कार्यस्थगन के माध्यम से प्रमुखता के आधार पर उठाएंगे और जो हमारे साथियों के नियम 58 की सूचना है उसके आधार पर अपने बात सदन के अंदर। रुक करते हैं हल्द्वानी में एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 20 लाख के स्मैक के साथ ही 3 तस्करों की गिरफ्तारी। पकड़े गए तस्करों में जीजा साले और एक रोडवेज का चालक शामिल रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि के तहत NTF की टीम और 223 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। साथ ही तस्करों के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अभियुक्त बदायूं उत्तर प्रदेश से इसमें खरीद कर हल्द्वानी शहर में बेचने के लिए आ रहे थे और पुलिस ने चरणजीत सिंह, मनीष कुमार, रिंकू कश्यप इन 3 तस्करों की गिरफ्तारी की है। जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में हमारी जो टीम है वो समय समय पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। आज हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, एक अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।